ठीक है, तो स्टार्ट। है।
बोलना भी है क्या कुछ? काम आधी मी तुला उलट शिकून घे म्हणत होते. तू म्हटलीस नाही नाही मी आधी बोलतो की नाही जाऊ पण आहे पण ए नाही बाळा ए बाई परत जमत नाहीये कोणती किती आम्ही 19 तारखेला मित्र नाही हॉल तिकीट मी सरांना फोन लावले सर सॅटर्डे संडे सॅटर्डे संडे आहे सर तर मला त्याच्या अगोदर इन्स्पेक्शन आहे कॉलेजचं 1-2 दिवस त्याच्या अगोदरच येऊन जावा तुम्ही नंतर नाही भेटलं तर मला नका सांगू मी त्याच्यामुळे मग त्या सरांना सांग सर तुझ्याकडे ठेवून नाही मी घेतो तू असं नको करूस म्हण त्याला तुमच्याकडे ठेवून हा कारण त्याच्या ठेवून घे ठेवून म्हण. प्रॉब्लेम मी तिच्या घराला शोधत जाऊ का तुझा घर कुठं आहे सॉरी बी येते शुक्रवार कॉलेजला येईल ना कधी येताना बॅग येताना घेऊन ये म्हणतं बॅग येतोस ना तसं ते पण घेऊन ये नसतंय बाई तिथं जाऊन सगळं आपलं प्रॅक्टिकलचं प्रेझेंट कम्प्लीट इनकम्प्लीट बघ हा नाही साधं पण देऊ शकतो माझा आवाज येतोय का हो येतो मॅडम हो येतोय नको लवकर बरोबर टाइम बरोबर लावले बघ नाही कुठे गेलास ना हॅलो
बोला ना, वो साइन के लिए जाना होता था ना, एक्टिविटी को भेजने का था ना, एक जोड़ी आएगा तो फिर मैं बोली ना भेजने के लिए, तो मैडम ने बोला ना कि अभी नहीं जाना है करके। हाँ तो मैं 2 बार सर बोली। बैठे क्या अभी? सर अभी 1 बजे निकल गए। मैं बोला अभी शाम को। हाँ तो एक अभी जोड़ी तुम आएगा लोग को, तो? अभी तुम दोनों में से सॉर्ट आउट कर दो। अभी मैंने तो 2 बार बोला। हाँ तूने बोला था, मेरे को तो मालूम नहीं, मैं बोला था जाओ करके। मातृत्व मातृत्व सोनाली वेरी गुड. सविता विच हॉस्पिटल? मातृत्व सविता कोणचं हॉस्पिटल आहे? Hey, please join the session. The session has started. Yeah, yeah, yeah. Okay, thank you. एक एक केअर 2.
आले का सगळे मॅडम? नाही ना रे, फक्त मातृत्व आले, केअर आलेले नाही, बरेच नाही आले. हॅलो, व्हीनस आलंय. हा, हॅलो हॅलो, काय? हॅलो 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 हॅलो, हॅलो, सेशन ज्वाइन करो ललिता. एक तो ज्वाइन करने दो ना, अटेंडेंस के लिए. नहीं नहीं, क्योंकि एक हमको फिर मालूम पड़ता है ना कि एक हॉस्पिटल का कोई तो आया है, तो वी कैन स्टार्ट एटलीस्ट ना. मना करने वाली बात नहीं है. हमको स्टार्ट, देखो वी आर वेटिंग फॉर यू, तो कुछ तो मैसेज चाहिए आपके साथ. हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ आप बोलेगी. हाँ हाँ, ओके. हेलो शीतल, ज्वाइन करता है. हाँ प्लीज ज्वाइन करा. थैंक यू. आनंद हॉस्पिटल आहे का? मंजित सर, येस. आय थिंक वी शुड स्टार्ट. कोणी रिस्पॉन्स देत नाहीये. ओके ओके, ठीक आहे. कॅन यू प्रेझेंट द स्लाइड्स? माझा आवाज क्लिअर आहे ना मॅडम? हो आय एकदम एम जस्ट छान आहे. चेकिंग. हॅलो, जॉईन करा. मी टेरेसवर आलोय. दिसलं का? हो दिसतंय. ए मला फक्त 1 मिनिट दे, माझं हे खाली राहिलं. जस्ट यू स्टार्ट टॉकिंग, मी 1 मिनिटात माझं माउस घेऊन येते. श्योर श्योर, ठीक है. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज का जो सेशन है, लास्ट टाइम में हम लोग एक स्टैंडर्ड पढ़े थे कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट में, जो है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज. सभी को याद है पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में क्या क्या पढ़ाया था मैंने? शॉक में क्या क्या पढ़ाया था? ईटरोटॉनिक कौन से यूज करने हैं, क्या करना है? सेम एक और स्टैंडर्ड है, सेम नहीं बोल सकते, बट एक कॉम्प्लिकेशन और है जिसका नाम है इक्लाम्शिया एंड प्रीक्लाम्शिया. बहुत बार आप लोगों ने सुना वो चीज, ठीक है? तो एक्चुअली सॉरी, मेरा स्क्रीन आज विजिबल नहीं होगा, मतलब मैं खुद दिखूंगा नहीं आपको, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का ही है मुंबई में.
because of बारिश. Okay? So I'm conducting it from mobile और मैम वहाँ से शेयर करेंगे. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इक्लाम्शिया प्री इक्लाम्शिया, उसका मैनेजमेंट, और छठा स्टैंडर्ड है आरएमसी. ठीक है, आरएमसी मतलब रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर. रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं डिलीवरी के टाइम और पीवी एग्जामिनेशन के टाइम. तो आज हम मतलब टेक्निकली क्या है उसमें एग्जैक्टली वो प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे, लेकिन अदरवाइज हम लोगों ने मोस्ट 70-80% उस पर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो क्विकली मैं सवाल पूछना चाहूंगा. अग्रवाल हॉस्पिटल है अपने पास? अग्रवाल हॉस्पिटल ज्वाइन किया है? नहीं, अग्रवाल हॉस्पिटल नहीं आया है, स्ट्रेंज. दोनों भी नाही आहे. ओके, ठीक है. They'll join in ओके 5 ठीक minutes है. असं म्हणतायत. ओके ओके ठीक है. ठीक है, सो आज के जो स्टैंडर्ड्स है वो है इक्लाम्शिया प्री इक्लाम्शिया एंड उसका मैनेजमेंट, एंड रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, स्टैंडर्ड नंबर 6 एंड स्टैंडर्ड नंबर 11. ठीक है, मूव अहेड मैम, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो इस सेशन के एंड में आपको क्या क्या समझ में आएगा? ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा कि आप मतलब मैं बताऊंगा कि इक्लाम्शिया पहचानना कैसे है. तो इक्लाम्शिया आपको पहचानने के लिए 3 इंडिकेटर ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ जीरो सेशन में. लेकिन आप ये भी बोलोगे कि सर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर तो वैसे भी रहते हैं. तो हाँ रहते हैं, क्रॉनिक हाइपरटेंशन भी रहता है. तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा आज के सेशन में कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्री इक्लाम्शिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, माइल्ड प्री इक्लाम्शिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, सीवियर प्री इक्लाम्शिया कैसे आइडेंटिफाई करना है. और अगर सीवियर प्री इक्लाम्शिया हो तो सॉरी सीवियर प्री इक्लाम्शिया क्रॉस कर जाए और इक्लाम्शिया कंडीशन में आ जाए वो, तो इक्लाम्टिक जब होती है तब क्या करना है मैनेजमेंट उसका. ठीक है, so identification of chronic hypertension, identification of preeclampsia, mild preeclampsia, severe preeclampsia and then eclampsia. ठीक है, eclampsia तो पता है चल ही जाता है आंकड़े आने के बाद. ठीक है, दूसरा चीज आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर. रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर मतलब आदर युक्त, आदर युक्त क्या बोल सकते हैं इसको मराठी में हम लोग, मातृत्व सेवा. ठीक है, तो आदर युक्त सेवा कैसे दे सकते हैं हम, उसमें क्या तू क्या join करा ना इंडिकेटर्स गं. है. और तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ तू ऍडमिट कंपेनियन. होय, तू बर्थ कंपेनियन अटेंड उसकी करून झालं, तू उस त्याच्या मोबाईलवर अटेंड केलं. नॉर्मल डिलीवरी जब कंडक्ट किया था हम बाकीचं लोगों सगळं ने, काम नॉर्मल करते ना डिलीवरी तू. का सेशन जब लिया था. अगं बरोबर आहे, तू स्वतः जरी हा मग बाकीच्यांना पण सांग, बाकीच्यांना पण फोन करून सांग. हम्म. ओके, तो नॉर्मल डिलीवरी का सेशन लेते वक्त मैंने बताया था कि बर्थ कंपेनियन मतलब क्या, उसको जो भी चाहिए बंदा उसके साथ में, मतलब जैसे कि उसको सासू माँ चाहिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, ननद चाहिए, जो भी साथ में चाहिए उसको लेबर में अलाउ करना चाहिए. ठीक है, वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो आज हम समझेंगे. ठीक है, आगे मैम नेक्स्ट स्लाइड. तो सबसे पहले हम लोग हॅलो फॉक्सी का मॅडम क्वेश्चन बोलता. पेपर देखते हैं. हॅलो, नाही कोणाला तरी हे वी स्टार्टेड द सेशन. प्लीज कॅन यू टेल समबडी टू अटेंड इट. करू का? कारण नाव सी नाव कल्याणी कल्याणी बंद करा कॅमेरा. मॅडम कल्याणी हॉस्पिटल ना. कॅमेरा बंद का करू, नाही फक्त नाही मॅडम लाईट पर क्लिक. ओपन ठीक है, कैमरा बंद नका करू, कॅमेरा मॅडम सगळ्यांनी यू हॅव ठेवायचा टू आहे. बी लिटिल फर्म विथ देम, नाही तर काय होणार. हा प्लीज मॅम, बिकॉज टुडेज सेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा हा ओके हा ओके. हॅलो, हाँ यस, नेक्स्ट स्लाइड. तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं फॉक्सी का. इसमें देखो उसमें इट इज गिवन कि इक्लाम्शिया पर इक्लाम्शिया वाला स्टैंडर्ड पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि आइडेंटिफाइज मदर विथ
प्रीक्लाम्सिया एक्लाम्सिया, ठीक है। सीवियर प्रीक्लाम्सिया और प्रीक्लाम्सिया एक्लाम्सिया आपको पहचानते आना चाहिए। तो उस पे आपका एक मार्क जाएगा, ठीक है। उसके साथ उसके साथ आपका क्या है कि अ, 3 वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है इसमें, है कि हर बार आपको BP करना है, ठीक है। और साइंस आइडेंटिफाई करने हैं, और कन्वर्जन अगर है तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपको इक्लाम्शिया में अगर पेशेंट जाती है तो आपको समझ में आना आना चाहिए। दूसरा चीज इसमें ये है कि आपको मैग्नीशियम सल्फेट का डोज के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट एक सेवियर डोज है, इसमें सेवियर ड्रग है, जो हम लोग एक्लाम्शिया आने के बाद यूज करते हैं आकड़ी कंट्रोल करने के लिए। आकड़ी जो आता है वो कंट्रोल करने के लिए MgSO4 यूज करते हैं। उसका रेजिम मैं आगे बताऊंगा आपको, वो आपको आना चाहिए। फिर आपको एंटीहाइपरटेंसिव का होता है, जैसे बीपी शूट हो चुका रहता है, बीपी भी हाई, बीपी कंट्रोल करने के लिए एंटीहाइपरटेंसिव कोई भी यूज करो आप, लेकिन आपको उसका रोल पता रहना चाहिए। तीसरी चीज नर्सिंग केयर, तो मैं बताऊंगा ना, ठीक है। तो आगे चलो मैडम। Boreti sister, please, we have started the session. अगं पण तू अटेंड करू मैम शकते नेक्स्ट का स्लाइड। घरून घरच्या ह्याच्यावर ऑन मोबाईल? मग बाकीचे स्टाफ पण मग देन इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी की यू सी की दे अटेंड, ते उघडतायत की नाही. आम्ही वेड्यासारखं सगळं करतो इथे आणि नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, म्हणजे काय? ओके, सो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, नाही ठीक नाही, है। सी टू इट दॅट दे अटेंड. नो नो, आय हॅव नो टाइम टू सो टॉक. नेक्स्ट सी स्लाइड दे मैम। दे अटेंड. ओके, सो इथे फक्त अपन एक यहाँ पे एक हम लोग स्टेटिस्टिक्स देखेंगे कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर से कितने डेथ्स होती है ग्लोबली, ठीक है। सो मैटरनल डेथ इक्लाम्शिया प्री इक्लाम्शिया की वजह से 14% होती है, तो दैट इज सेकेंड लीडिंग कॉज। हेमरेज जो है PPH के बाद हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर या फिर एक्लाम्शिया प्रीक्लाम्शिया जिसको बोलते हैं हम, उससे 14% डेथ होती है, ठीक है। ये ध्यान में रखो, ये हम लोग को PPH पे एम्फसाइज किया गया है, ये मैनेज करते आया अपने को, तो 27 और 14% हम बचा सकते हैं माताओं को, ठीक है। मतलब पूरे डेथ आपके हॉस्पिटल में नहीं होंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये नंबर रिड्यूस करने के, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड मैम। ओके, सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको एक मेक श्योर करना है, जब भी पेशेंट आती है आपके पास ANC में, तब आपको हर बार उसका उसका BP लेना है, ब्लड प्रेशर जो है वो करना है हर बार। और उसके साथ आपको एटलीस्ट ANC में एक ट्राइमेस्टर में एक बार, ANC विजिट में ट्राइमेस्टर में एक बार प्रोटीन करा लेना है। प्रोटीन या तो लैब से करो या तो आप डिपस्टिक से करो, लेकिन एक जरूर करना है, ठीक है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, एक्लाम्शिया प्रीक्लाम्शिया के स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। उसके साथ अभी आपको ये समझना है कि हाइपरटेंशन क्या है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्या है, PIH क्या है, प्रीक्लाम्शिया क्या है, सीवियर प्रीक्लाम्शिया क्या है, और एक्लाम्शिया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जनरल बात कर लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन मतलब BP बढ़ जाता है जनरल केसेस में, नॉट इन प्रेगनेंसी। जनरल केसेस में BP बढ़ जाता है, किसको बोलते हैं हम कि BP 140/90 या फिर उसके ऊपर है। इन टू रीडिंग मतलब टू कंसेक्यूटिव रीडिंग मतलब कौन से रीडिंग, जैसे मैंने 4 बजे उसका ब्लड प्रेशर का रीडिंग लिया था, वो था 130/100, ठीक है। और मैंने 4 घंटे बाद मतलब 8 बजे वापस जब रात को पीवी नहीं सॉरी हाइपरटेंशन देखा, उसका ब्लड प्रेशर देखा, तो वो 140/100 ही था, ठीक है। 150/100 था पहले, सॉरी 130 बोला मैंने, 150/100
और वो मैंने जब किया 4 घंटे बाद तब भी 150/100 ही था। मैंने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दिया उसको, सिर्फ मॉनिटर करने के लिए देखा, क्योंकि ये न्यू पेशेंट था, न्यू आइडेंटिफाइड केस थी। तो उसको मैं बोलूंगा हाइपरटेंशन, इस पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल हाइपरटेंशन का केस। अभी क्रॉनिक हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं हम लोग? प्रेगनेंसी के दौरान। ये जनरल केस में देखा हमने, प्रेगनेंसी के दौरान जो 20 वीक के पहले जो हाइपरटेंशन होता है, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के पहले जो हाइपरटेंशन होता है, उसको हाइपरटेंशन मतलब क्या, 140/90 के 2 कॉन्सेक्यूटिव रीडिंग ऊपर आए। ठीक है, दोनों रीडिंग 140/90 के ऊपर आए 20 वीक्स बिफोर, जिसको हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन रहे तो उस पेशेंट को हम लोग को आइदर उनका मेडिसिन चालू रहता है, जो भी है उनका, लेबेटलॉल, एम्लोडिपिन, या फिर जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, वो चालू रहेगा, या फिर वो न्यूली आइडेंटिफाइड होगी, लेकिन वो 20 वीक से पहले होगी। तो उसको, उसमें क्या करना है हम लोग को, हाइपरटेंशन का दवाई स्टार्ट करना है। ठीक है, इसमें हाइपरटेंशन का दवाई स्टार्ट करना है। और उसके आगे आप प्रोटीन यूरिया वापस देख सकते हो अगर रहेगा तो, लेकिन मोस्टली क्रॉनिक केसेस में प्रोटीन यूरिया नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक्लाम पीआईएच की वजह से नहीं है। पीआईएच मतलब क्या, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो पीआईएच किसको बोलते हैं? 20 वीक्स के बाद, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगर कोई हाइपरटेंशन वाली न्यू आइडेंटिफाई हो जाती है, न्यूली आइडेंटिफाई मतलब जैसे 20 वीक तक नहीं था उसका हाइपरटेंशन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक विजिट में उसका बीपी मॉनिटर करना चाहिए, ताकि आपको पता चले 20 वीक तक कितना था और 20 वीक के बाद में कितना है। तो 20 वीक के बाद में अगर उसका हाइपरटेंशन जा रहा है तो शी इज डेफिनेटली अ पीआईएच केस। पीआईएच मतलब वो प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन उसको हो रहा है, जो कि क्रॉनिक नहीं है। किसी और सिस्टम, मतलब जैसे सीवीएस में जो प्रॉब्लम रहती है सेंट्रल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, उसकी वजह से नहीं, तो ये प्रेगनेंसी की वजह से है, इसको हम पीआईएच बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये पीआईएच को हम लोग हाइपरटें प्रीक्लाम्सिया कब बोलेंगे? प्रीक्लाम्सिया तब बोलेंगे कि 140/90 के ऊपर है लेकिन 160/110 के नीचे है, और प्रोटीन यूरिया 1+2+ तक है, तो उसको हम लोग प्री इक्लाम्सिया बोलेंगे, जिसको हम माइल्ड प्री इक्लाम्सिया भी बोलते हैं। सीवियर प्री इक्लाम्सिया किसको बोलेंगे? आइदर वो 160/110 के ऊपर है, या फिर प्रोटीन यूरिया जो है 3+4+ आ रहा है। ठीक है, उसके साथ हेडेक है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, यूरिन में कमी है, अबनॉर्मल एडेमा और फेस है, सूजन है फेस के ऊपर, पैरों के ऊपर, वल्वा के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, तो उसको भी हम लोग सीवियर प्रीक्लाम्सिया बोलते हैं। ठीक है, अभी इस इन सारे केस में क्या है, भले प्रोटीन यूरिया है, हाइपरटेंशन है, लेकिन यहाँ पे आकड़ी नहीं आ रहा है। जैसे ही माइल्ड प्रीक्लाम्सिया है, सीवियर प्रीक्लाम्सिया में आकड़ी आना स्टार्ट हो जाता है, कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग एक्लाम्सिया बोलना स्टार्ट करते हैं, वॉट एवर द स्टेजेस, माइल्ड हो या सीवियर हो। लेकिन ये याद रखना है कि सीवियर में ज्यादा चांसेस रहते हैं आकड़ी आने के देन प्री माइल्ड प्रीक्लाम्सिया, जैसे 140/90 या 160 के नीचे, 140/90 के ऊपर, और +1+2 प्रोटीन यूरिया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ये टेबल, या फिर कुछ और ऐड करने की जरूरत है मुझे? समझ में आया ये टेबल? थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, वापस रिवाइज करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा ये, लेकिन अभी जो मैंने बताया वो समझ में आया? कुछ कंफ्यूज तो नहीं किया मैंने आपको? नहीं सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। तो मैडम आगे याद रखना है, कन्वर्जन एट एनी स्टेज, एक्लाम सीवियर हो या माइल्ड हो, कन्वर्जन एट एनी स्टेज इज कॉल्ड एज एक्लाम्सिया। सिर्फ माइल्ड मॉडरेट का, माइल्ड सीवियर का फर्क इसीलिए दिया गया है क्योंकि सीवियर में ज्यादा सतर्क रहना है आपको, माइल्ड में बहुत कम चांसेस रहते कि आंकड़े आए, उसका ऐसे ही डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आता है तो वो एक्लाम्सिया कहलाता है। ठीक है, अभी
सबसे पहले सबसे पहले हेलो। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, आई जस्ट गॉट अ कॉल। सो हम मैनेजमेंट इक्लाम्शिया जो है, सीवियर इक्लाम्शिया, प्री इक्लाम्शिया या फिर इक्लाम्शिया। अगर सीवियर प्री इक्लाम्शिया में पेशेंट है तो अपने को क्या क्या करना जरूरी है, यहाँ पे 5 चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद उसका हाइपरटेंशन हुआ है, मतलब ब्लड ब्लड प्रेशर शूट हुआ है, वो मैनेज करना पड़ेगा, हाइपरटेंसिव देना पड़ेगा। फिर आपको कन्वर्जन कंट्रोल करने के लिए एमजी देना पड़ेगा। और प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन, मतलब उसका एक चार्ट है अपने पास आगे स्लाइड्स में, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कब करना है और मतलब डिलीवरी कंडक्ट करना है तुरंत से। तो ये सीन केयर है। आगे चलो मैम, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव का रोल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब वो उसका कन्वर्जन जब स्टॉप हो जाता है, एक कन्वर्जन आने के बाद, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको बाकी चीजें जैसे कि माउथ गैग डालना है, सिक्रीशन जो है वो ये करना है सक्शन मशीन से। उसके साथ आपको क्या करना है, कैथेटराइजेशन करना है प्लस कैनुलाइजेशन करना है 16 और 18 नंबर का कैनुला से। उसके साथ ही आपको इमीडिएटली एंटी हाइपरटेंसिव उसको देना है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ले देना है क्योंकि बीपी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। तो ब्लड प्रेशर में आप कोई कुछ भी यूज कर सकते हो, आप लेबेटोलॉल यूज कर सकते हो, टैबलेट या फिर इंजेक्शन यूज कर सकते हो। आपको जो सुटेबल लगता है वैसे करो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा एक इंजेक्शन और एक टैबलेट दोनों रखो आपके किट में। ठीक है, लेबेटोलॉल का एक लेबेटोलॉल इंजेक्शन और एक टैबलेट का स्ट्रिप, ये दोनों रखिए। ठीक है, और आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, आप 10 mg वाला, 10 mg 10 mg ऐकायला येत नाहीये सर तुम्ही मध्ये मॅडम, मध्ये ना तुम्हाला येते का माझा आवाज? हो येतोय सर. येतोय का? बाकीच्यांना सर क्लियर मध्ये येतोय, मध्ये बाकी सबको stop क्लियर होतोय. आ रहा है मेरा? हो येतोय सर. तुमच्या नेटवर्क मध्ये काहीतरी इश्यू असावा जो नाही, ज्यांचं छान, स्टॉप आज होतोय, उलट कारण की आवाज चांगला येतोय. बाकीच्यांना आवाज येतोय तुमचं नेटवर्क, तुमचं जरा रूम वगैरे चेंज करा, इंटरनेट जिथे स्ट्रॉंग असेल तिथे जा। आवाज खूप चांगला येतोय आज. ठीक है, सो हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या क्या करना है, लेबेटोलॉल रखना है, इंजेक्शन लेबेटोलॉल, और इंजेक्शन टैबलेट फॉर्म में भी उसको किट में रखो आप। ठीक है, उसके साथ आपको क्या करना है, आपको टारगेट, आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, आपका जो डायस्टोलिक नीचे वाला बीपी है वो 190 और 100 के बीच में रहना चाहिए, ऐसा अपना टारगेट चाहिए। ठीक है, तो आपको रिपीट भी करना पड़े डोज तो यू कैन डू इट, बट आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि आपका प्रेशर 90 टू 100 के बीच में मेंटेन रहना जरूरी है। ठीक है, अगर अगर उसको मतलब सीवियर प्रीक्लाम्सिया वाली पेशेंट है तो उसको आप टैबलेट नेफिडेपिन भी यूज कर सकते हो, या फिर आप एक्लाम्टिक पेशेंट में भी यूज कर सकते हो टैबलेट। लेकिन टैबलेट में रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आकड़ी से जा चुकी है और दूसरा आकड़ी कब आएगा आपको पता नहीं, या इसलिए वो जब सबलिंगुअल आप रखोगे या फिर ओरली जो दोगे वो गया कि नहीं, वो मेक श्योर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंजेक्शन से दे दो 10 mg, जो आपने कैनुलाइजेशन किया है उससे। ठीक है, तो इनिशियल कंट्रोल करने के लिए मतलब जैसे अगर आकड़ी कन्वर्जन आ भी नहीं रहा है उसको, ठीक है, कन्वर्जन अगर आ भी नहीं रहा है तब भी आपको क्या करना है, आपको सीवियर में है वो तो आपको लेबेटोलॉल इंजेक्शन दे देना है वो कंट्रोल करने के लिए, ताकि आकड़ी जो है मतलब कन्वर्जन है वो आए ही ना। ठीक है, अगर वो लेबर पेन में भी है या फिर लेबर के पहले भी, तब भी आप लेबेटोलॉल इंजेक्शन दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैम।
ठीक है, तो अभी हमने हाइपरटेंसिव मेडिसिन का रोल देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि MgSO4 क्यों देते हैं। अभी ये जो MgSO4 हम लोग देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, ये देते, बहुत लोगों ने ये ट्राई भी किया होगा एक्लाम्शिया के केस में। कैसे कर दूं, वो आएगी तो वही करेगी ना। MgSO4 जो है वो कन्वर्जन कंट्रोल करने के लिए देते हैं। सबसे पहले हमने बीपी कंट्रोल कर लिया, अभी हम लोगों को क्या करना है, स्पीकर बंद करना। जो लोग नहीं बोल रहे हैं प्लीज म्यूट, बिकॉज आपका विंडो आ जाता है सामने, फिर आई डोंट सी द स्लाइड्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस टू। ठीक है, तो एक्लाम्शिया मतलब MgSO4 का रोल कहाँ पे है, जब एक्लाम्शिया हो जाता है, जैसे कि अगर आकड़ी आने लगे तभी हम लोगों को MgSO4 एडमिनिस्टर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जैसे कि मैंने बोला हाइपरटेंसिव मेडिसिन आप सीवियर पे एक्लाम्शिया में भी दे सकते हो, लेकिन MgSO4 सीवियर में नहीं दे सकते आप। आपको कन्वर्जन आने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको देना पड़ेगा ये। आप तब तक बीपी कंट्रोल कर सकते हो, और बीपी कंट्रोल हो जाने के बाद शायद आकड़ी आए भी ना। ठीक है, तो अगर आकड़ी आ जाती है तो आपको क्या करना है, आ, सबसे पहले तो MgSO4 के 20 एम्पूल आपको इंश्योर करने हैं आपके किट में। ठीक है, 20 क्यों क्यों बोला है मैं बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है, मैम आगे चलो, मैंने ऑलरेडी सीवियर का बता दिया है। अभी इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैम आप मेंटेनेंस डोज पे है, लोडिंग डोज का पीछे वाला स्लाइड ले लो। ओके, सो पहला जो पीछे वाला, हाँ पहला जो अ, अरे यार ये आगे क्यों जा रहा है। ओके, सो पहला जो डोज है उसको हम बोलते हैं लोडिंग डोज। ठीक है, लोडिंग डोज लोडिंग डोज जो है वो 14 ग्राम का रहता है। ठीक है, 14 ग्राम का लोडिंग डोज रहता है। तो लोडिंग डोज के लिए 14 ग्राम मतलब आपको 14 एम्पूल लगेंगे, इसीलिए मैंने बोला कि 20 एम्पूल अपने को चाहिए, क्योंकि पहले 4 घंटे के बाद तो आपको वापस लगेंगे, लेकिन इनिशियल मैनेजमेंट के लिए 4 घंटे में तो आपके सर भी आ जाएंगे। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि सर अवेलेबल नहीं होते, सर तो अवेलेबल रहेंगे तो अच्छी बात है, अगर ना भी रहे तो आप मैनेज कर सकते हो इसको, इसलिए उस पर्सपेक्टिव से सिखा रहा हूँ मैं आपको, उस दृष्टिकोण से सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 20 एम्पूल इंश्योर करनी है, 20 एम्पूल में से 14 एम्पूल निकाल लेने। ठीक है, 14 एम्पूल निकाल लेने हैं, और आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है वो 4 ग्राम मतलब 4 एम्पूल। ठीक है, 4 एम्पूल निकाल लेने हैं। तो मुझे एक यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है हर बहुत सारे हॉस्पिटल का, कि 2 ग्राम 1 ग्राम का 1 एम्पूल और 2 ml उसकी क्वांटिटी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 1 ग्राम का 1 एम्पूल और 2 ml उसकी क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी 2 ml की और उसकी पोटेंसी 1 ग्राम की। तो 1 ग्राम में आ, चार 4 एम्पूल लिए हम लोगों ने, तो वो 8 ml हो जाता है, लेकिन वो 4 ग्राम रहता है। ठीक है, तो 4 ग्राम वाला अपनी पहला जो लोडिंग डोज है उसमें भी 3 पार्ट है, 3 सब पार्ट है उसमें। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो है वो है आईवी डोज। जो आईवी डोज हम लोग को देना है वो है 4 ग्राम का। 4 ग्राम का वो आईवी डोज ऐसे ही नहीं देना है, वो डाइल्यूट करके देना है, उसमें 12 ml NS मिक्स करना है। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है कि 20 ml वाला सिरिंज निकालना है, जो मैंने बताया था आपको किट में रखना है। ठीक है, लिस्ट में भी आप देख रहे होगे, किट में जो रखना है वो 20 ml वाला सिरिंज आपको निकालना है। ठीक है, और उसमें 8 ml और 4 ग्राम, अपेक्षा प्लीज म्यूट योर सेल्फ, वीनस हॉस्पिटल अपेक्षा, आपको 4 ग्राम निकाल लेना है। तो वो कितना हो जाएगा, 2-2 ml करके 8 ml हो जाएगा। 8 ml मैग्नीशियम सल्फेट में 12 ml NS मिक्स करना है, और वो आपको आईवी बोलस देना है। आईवी बोलस डोज कैसे देते हैं, बहुत स्लोली देना है वो। ठीक है, स्लोली 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 20 ml 10 मिनट के अंदर वो पुश करना है। 10 मिनट तक आप पुश कर सकते हो। ठीक है, बहुत हेवी इंजेक्शन रहता है, इसीलिए तुरंत पुश करोगे तो उसको टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर उसका इफेक्ट ही ना हो, या फिर उसको और एडवर्स रिएक्शन कुछ आ जाए।
तो इसीलिए बहुत स्लोली उसको पुश करना है 20 ml के सिरिंज में। उसमें क्या क्या लिया है मैंने, 12 ml NS और 4 ग्राम 4 एम्पूल मैग्नीशियम सल्फेट जो कि है 8 ml का। ठीक है, अभी ये 4 ग्राम दे दिया आपने सर। आप बोलोगे आपने सर बोला था कि 14 ग्राम है, 4 ही ग्राम क्यों दिया? तो जो बचा हुआ 10 ग्राम है वो हम लोगों को बटक्स पे IM देना है। तो वो कैसे देना है, आगे देखो लोडिंग डोज में पहला 5, नहीं सॉरी इसी में मैम आगे मत करो। इसमें ये दिया, सबसे नीचे वाला पॉइंट देखो, 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना है आपको 10 ml की सिरिंज में। 10 ml की सिरिंज में आपको आगे थोड़ा सा लिग्नोकेन ऐड करना है, लिग्नोकेन लेना है क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत पेनफुल रहता है और आप डीप IM देने वाले हो, इसीलिए थोड़ा सा लिग्नोकेन लेना है। आगे आगे की तरफ लेना है, पहले नहीं लेना है, आगे की तरफ लेना है। जब आप लोड करके होगा आपका 5 ग्राम, उसके बाद थोड़ा सा जगह रहता है, ठीक है, आप बोलोगे 10 ml हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जगह रहता है, वहां पे आप लिग्नोकेन ऐड कर सकते हो। और फिर पहले लिग्नोकेन जाएगा और थोड़ा वो एनाल्जेसिक इफेक्ट आएगा वहां पे, सिडेटिव मतलब सिडेट हो जाएगा वो पार्ट, और वो फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट जब पुश करोगे तब उसको उतना दर्द नहीं हो। ठीक है, तो ये डीप IM दोनों बटक्स पे देना है। अभी आपका लोडिंग डोज हो गया। ठीक है, लोडिंग डोज हो जाने के बाद आपको क्या करना है, मेंटेनेंस डोज भी देना है। मेंटेनेंस डोज देने से पहले आपको, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। मेंटेनेंस डोज आपको कब देना है, 4 घंटे के बाद। ठीक है, 4 घंटे के बाद। और वो सेम मेंटेनेंस डोज सेम सेम जैसे हमने लोडिंग डोज का दूसरा पार्ट दिया वैसे ही देना है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको कि मेंटेनेंस डोज देने से पहले आपको आपने जो 14 ग्राम इंजेक्शन दिया है मैग्नीशियम सल्फेट का, उसका टॉक्सिसिटी तो नहीं हुआ है। वो टॉक्सिसिटी देखने के लिए हम अपने को 3 साइंस देखने, टॉक्सिसिटी साइन वो आगे आगे के स्लाइड में है, लेकिन क्योंकि हम लोग मेंटेनेंस डोज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। 3 साइंस ये है कि सबसे पहले कि नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट रहता है, दूसरा ये है कि रेस्पिरेटरी रेट कम जाता है, और तीसरा ये है कि आपका यूरिन आउटपुट भी कम जाता है, कैथेटराइजेशन जो किया है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन लोडिंग डोज देने से पहले ये चीजें कंफर्म करनी है, फिर उसके बाद ही आपको 5 5 एम्पुल लोड करने हैं। सेम लिग्नोकेन लेना है और आपको एक बटक पे दे देना है, कोई तो एक बटक पे। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है वापिस जब 4 घंटे बाद रिपीट करोगे डोज, तब आपको आपको अल्टरनेट बटक पे वो दे देना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज का कंसेप्ट। उसके साथ आप एडिशनल डोज भी दे सकते हो बीच में, जो कि है 2 ग्राम का। लेकिन फिलहाल तो ये प्रैक्टिस मतलब हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं। आप जब 14 ग्राम का लोडिंग डोज दे दोगे तभी कन्वर्जन तो कंट्रोल हो ही जाएगा, लेकिन टॉक्सिसिटी जो है वो किसी किसी को हो सकता है, वो आपको मेक श्योर करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैम। ओके, सो यहाँ पे दिया गया है, देखो टॉक्सिसिटी साइंस। यूरिन आउटपुट कम चला जाता है 20 टू 30 ml के नीचे पर आवर। तो मतलब आपका 120 ml के नीचे है यूरिन आउटपुट 4 घंटे में, तो समझ जाना कि टॉक्सिसिटी हुआ है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स कैसे, वो हम लोग बताएंगे आपको ट्यूसडे के सेशन में, कैसे लेना है वो नी जर्क रिफ्लेक्स। और उसके साथ रेस्पिरेटरी रेट जो 16 से 20 नॉर्मल रहता है, तो ये 16 से कम चला जाता है, जिसको हम टॉक्सिसिटी साइंस बोलते हैं। तो अगर टॉक्सिसिटी साइंस कोई भी प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, उसको मैग्नीशियम सल्फेट को विड्रॉ करना है तुरंत, आगे वाला डोज नहीं देना है। और 2 से ज्यादा साइंस प्रेजेंट है या फिर रेस्पिरेटरी रेट वाला साइन प्रेजेंट है तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट तुरंत देना है। ठीक है, रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी है तो तुरंत देना है, अदरवाइज आपको वेट करना है। ठीक है, ओके ठीक है, आगे मैम नेक्स्ट स्लाइड। सो ये एक वीडियो है डीप टेंडन रिफ्लेक्स का मैम, इफ यू कैन प्ले इट। हाँ वहाँ पे प्ले वाला बटन है, हाँ वहाँ पे। बरोबर ना? तो ये आदमी है ना, हाँ ये आदमी अभी डीप टेंडन What I'm रिफ्लेक्स going to do now is show you how to दिखा do the patellar reflex, which is the reflex of the knee.
In order to test for the patellar reflex, you need to have your partner sit on a bench with their knees slightly draped over the bench so that their leg moves freely. The other thing that you need to do is to locate the patellar tendon. To locate the patellar tendon, you need to look directly below the patella, which is the kneecap. It's a large tendon, it's fleshy, you feel it right below. So you're gonna have to feel your partner's leg. Hopefully they're comfortable with that. Then what you would do is you would take your rubber reflex hammer or your ruler if you have it, locate your patellar tendon with your other fingers, and then after you locate it, put your hammer, rest it against it, and then tap. While you're tapping, you would look at the movement of the leg. It should be forward or back. Make sure you note any motion, whether it's a slight motion forward, slight motion backward, etc. After you've done that, you would test on the side of the knee, the same thing, tapping, noting any movement. Same thing on the other side, making sure that you note any movement of the leg forward. You do that a total of 3 times in 3 different areas, noting the motion. That's the patellar reflex. ओके सो सभी को समझ में आया कि उसने बहुत हाई फंडा इंग्लिश यूज किया, ठीक है, बट फिर भी आपको प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए इससे कि कहाँ पे उसने टैप किया नी हैमर से, एंड देन कैसे वो रिफ्लेक्स आ जाना चाहिए, ठीक है। तो या तो फिंगर्स ऐसे हिलते हैं या फिर पूरा पैर में ऐसे जर्क आ जाता है, ठीक है, तो वो नी जर्क है। तो दिस इज द थिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो नर्सिंग मैनेजमेंट आपको क्या क्या करना है ये भी मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन वापस मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि सबसे पहले तो शाउट फॉर हेल्प अगेन। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, 3 कॉम्प्लिकेशन है अपने, पीपीएच है, इक्लाम्शिया है या फिर एनबीआर है, ठीक है, बर्थ एस्फिक्सिया है, ये अगर हो जाता है तो आपको शाउट फॉर हेल्प पहले करना है। और ये असेसर आपको एग्जामिनर जो लेगा फॉक्सी का, वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि सबसे पहले आप शाउट फॉर हेल्प करें, ठीक है। शाउट फॉर हेल्प के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही उसको कन्वर्जन आने लगता है तब आपको बेड के रेलिंग्स उठाने हैं ताकि वो गिरे ना, ठीक है। और लाइट जो है वो थोड़े धीमे करने हैं, क्योंकि अगर ब्राइट लाइट है तो वो ज्यादा मतलब उसको एग्रेवेट होगा वो। और अगर लाइट धीमे करोगे, आप बुझाओगे, कुछ जीरो का बल्ब भी जला के रखोगे तो अच्छा है, उसका वो जो अटैक है वो सौम्य हो जाएगा थोड़ा। उसके साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो गिरे ना, वो ती पडली नाही पाहिजे बेडवरून, ह्याच्यासाठी आपल्याला इसके लिए अपने को रेलिंग्स उठाने हैं। उसके बाद उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन देना है, लेफ्ट साइड में उसको लेटाओ। जब तक उसका कन्वर्जन जाता है उसके बाद उसको लेटाओ। अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है लेफ्ट साइड पोजीशन देने में तो मत दो, नो इशू, बट अगर हो रहा है तो वहां पे पॉसिबल है, थोड़ा धीमा उसको अकड़ी आ रहा है तो आप उसको लेफ्ट पोजीशन दे सकते हो, ठीक है, लेफ्ट लैटरल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, माउथ गैग डालना है, और मैंने जैसे बोला सक्शन भी करना है। तो सक्शन जो भी सिक्रेशन आए माउथ में वो पहले सक्शन कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीजन भी लगाना है, ऑक्सीजन मास्क जो है 6 to 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आईवी फ्लूइड भी स्टार्ट करना है। फ्लूइड सबसे पहले मैंने 5 चीजें जो बताई थी उसमें एक था फ्लूइड मैनेजमेंट, फ्लूइड बैलेंस। तो फ्लूइड बैलेंस के लिए अपने को आरएल लगाना है एक 60 to 70 ml पर आवर के हिसाब से। उसके बाद कैथेटराइजेशन भी करना है और वाइटल्स मॉनिटर भी करने हैं। ये सारी नर्सिंग केयर के बाद आपको क्या करना है, जो स्टार्ट करना है हाइपरटेंसी और एमजीएसओ, ठीक है। तो ये लास्ट में दिया गया है, लेकिन ये नर्सिंग केयर पहले करना है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग बुलाए हैं हम लोगों ने, शाउट फॉर हेल्प किया है इसलिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान जब अगर ऐसे अटैक आते हैं, कन्वर्जन अटैक आता है, तो अपने को कब कब उसको टर्मिनेट करना है, ठीक है। सो अगर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो पहले 36 वीक्स तक टर्मिनेट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर फुल टर्म में है वो और हाइपरटेंशन हो रहा है उसको, तो उसको टर्मिनेट मतलब क्या, सीजर करना है अपने, ठीक है, सीजर करना है। बच्चा जिंदा बच सकता है यहाँ पे, इसलिए उसका सीजर करना है। प्री इक्लाम्शिया, माइल्ड प्री इक्लाम्शिया में भी सेम जाता है। सीवियर प्री इक्लाम्शिया में अगर 23 वीक्स के पहले उसको सीवियर प्री इक्लाम्शिया है, मतलब जैसे प्रोटीन यूरिया और ये सारी चीजें है,
तो 23 वीक से पहले अबॉर्ट कर देना है, ठीक है, अबॉर्ट कर देना है, यहाँ पे बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। सेम गोज फॉर 4 to 34 वीक। लेकिन यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे क्या करना है, 24 to 34 वीक्स में अगर स्टेबल है तो नहीं टर्मिनेट करना है, ठीक है। अगर 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 अनस्टेबल है तो उसको पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके आप डिलीवर करके देखो बच्चा जिंदा रहता है क्या। सेम गोज फॉर 35 to 36 वीक, ठीक है। अगर स्टेबल नहीं है तो टर्मिनेट कर दो, लेकिन अगर है अनस्टेबल है, सॉरी टर्मिनेट नहीं करना है, अगर अनस्टेबल है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके आपको बच्चे को जिंदा बचाने का ट्राई करना है। अगर नहीं बचता है तो दैट इज डिफरेंट केस, वो सारा इन्फॉर्म करना है। यहाँ पे अगेन सीजर के लिए लेना है उसको, ठीक है। या फिर नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करा सकते हो तो नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग ये सारी चीजें कंट्रोल में रख के सीजर करवा सकते हो। अगर इक्लाम्शिया आता है, मतलब आकड़ी आने लगती है, तो हर एक स्टेज में हम लोग को टर्मिनेट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेम गोज की कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके 35-36 वीक में है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके बच्चे को बचा सकते हैं, ठीक है। तो यही है, तो ये एक केस सिनारियो है, ये हम लोग रिवीजन के टाइम पे देखेंगे, ठीक है। तो मैडम आगे ले लो स्लाइड, आगे वाला ले करू पुढे? लेते हैं हम। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने मतलब हो गया हमारा ये मंजित सर, इस्लाम। हाँ जी, बोलो। मंजित सर, आपण त्यांना कॉर्टिकोस्टेरॉइडचे डोस आणि प्रीमॅच्युरिटी म्हणजे काय हे सांगितलेलं नाहीये. आपण ओके, नुसतंच कांगारू मदर केअर सांगितले. डोसेस नाही सांगितले, बट मी हे सांगितलं, ड्रग सांगितले त्यांना. नाहीतर मग ते रिपीट करायचं असेल तर. हा नाही ते ठीक आहे, ते दोनच आपण वाक्य आहेत ना. हा नाही ठीक आहे, ते आपण ते स्लाइड दाखवूनच करूया एक दिवस, ते आहे बरं. स्लाइड मध्ये ते, बरं, ठीक है, चालेल. चालेल। सो किसी को कुछ पूछना है इस पे कोई सवाल है इक्लाम्शिया प्रीक्लाम्शिया में? इक्लाम्शिया प्रीक्लाम्शिया आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट, डेंजर साइंस, मैग्नीशियम सल्फेट का डोज, हाइपरटेंसिव का रोल, और फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट का रोल, या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या कुछ पूछना है किसी को? समझ में आया सभी को, येस और नो? एटलीस्ट वर्बली जो बताया है, स्लाइड जो दिख रहे हैं वो समझ में आया सभी को? अग्रवाल हॉस्पिटल, वीनस हॉस्पिटल, भाग्यश्री, बताओ येस और नो? समझ में आया या नहीं? साइलेंस है, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर समझ में आया, या फिर पूरा कोई कुछ भी समझ में नहीं आया, या फिर आप सुन ही नहीं रहे हो, आप सो गए हो? हॅलो, हाँ बोला। हा सर, अग्रवाल हॉस्पिटलमधून बोलते. ते लोडिंग हाँ डोस सांगितलेलं परत एकदा रिपीट करा ना प्लीज सर. ओके, सो लोडिंग डोज जो होता ना, दैट हाँ. इज 14 ग्रॅमचा, ठीक आहे, टोटल 14 ओके, ग्रॅमचा डोस, हा 14 ग्रॅम. ठीक आहे। त्यातला 4 ग्रॅम आपण घेतला आयव्ही साठी, आणि 5-5 ओके. ग्रॅम आयएम द्यायचा असतो, ठीक आहे। सो 5 4 हा ग्रॅम 5 जो आहे तो 4 ग्रॅम तर आहे, पण त्याचे क्वांटिटी मध्ये बघितलं तर तो 8 ml होतो। 8 सो ml आहे बरोबर. 20 ml सिरिंज मध्ये तो घ्यायचा 8 ml, त्याच्यासोबत 12 ml NS किंवा डिस्टिल वॉटर NS मिक्स घ्यायचं. करायचं, ओके, हा हा. ठीक आहे। 12 ml NS मिक्स करायचं, कारण की ते डायल्युटेड द्यावं लागतं आपल्याला, आणि ते आयव्ही देऊन टाकायचं। ते आयव्ही एकदम जोरात पुश नाही करायचं, तर स्लो 10 द्यायचं. मिनिटांमध्ये ओके. जाईल असं आपण मेक शुअर करायचं, ठीक आहे। ओके सर. त्यानंतर इमिजिएटली आपल्याला काय करायचंय, 5 ग्रॅमचा एक अजून डोस बनवायचा आहे, आणि 5 ग्रॅमचा दुसरा एक डोस बनवायचा आहे। त्यासोबत तुम्ही आता 5 ग्रॅम म्हणजे 10 ml झालं, तर तुम्हाला 10 ml ची सिरिंज लागेल। 10 ml च्या सिरिंज मध्ये तुम्हाला थोडंसं झायलोकेन घ्यायचंय समोर, जिथे तुम्ही पुश करणार आहे तिथे लिग्नोकेनचं इंजेक्शन घ्यायचं, कारण की तो थोडा पार्ट बधीर होईल, पहिला लिग्नोकेन जाईल तर मग तिला पेन नाही होत, ओके सर. ठीक आहे। सो दोन्ही बटक्स वर ते द्यायचे 5-5 ग्रॅम, आणि डीप आयएम द्यायचं आहे, ठीक आहे। ओके. तो हे झाले 4 + 5 + 5 किती झाले, 14 ग्रॅम, 14. समजलं? हो सर. ओके, थँक्यू सर. ओके, वेलकम।
ठीक है। सो अभी हम लोग आगे चलते हैं। रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं ये, वैसे बहुत सारे चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पीवी एग्जामिनेशन के टाइम, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम टेक्निकलिटी जो है इसमें रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर में वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। हेलो हाँ 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 बोला। थँक यू सो मच. तुमचा तुमचा आवाज खूप कट होऊन येतोय. कोण Thank you so बोलतंय? much. तर कुठल्या निजर hospital मधून? मी गुप्ता हॉस्पिटल मधनच बोलतेय. निजरचा व्हिडिओ दाखवा ना आम्हाला परत. परत बघायचं आहे. ओके मॅडम, परत एकदा प्ले करा नीचाच वाला. आणि दाखवणार आहेत आपण परत एकदा, म्हणजे मॅडम ऍक्च्युली लाईव्ह घेऊन दाखवणार आहेत आपल्याला तिथून. बंद केलंस ना? नाही. ठीक आहे, परत एकदा बघा नीचा वाला. आई ते प्ले. What we're going to do now is show you how to do the patellar reflex, which is a reflex of the knee. In order to test for the patellar, गेलं मॅडम ते. हा हो. what we're going to do now is show you how to do the patellar reflex, which is the reflex of the knee. In order to test for the patellar reflex, you need to have your partner sit on a bench with their knee slightly draped over the bench so that their leg moves freely. The other thing that you need to do is to locate the patellar tendon. To locate the patellar tendon, you need to look directly below the patella, which is the kneecap. It's a large tendon, it's fleshy, you can feel it right below. So you're going to have to feel your partner's leg. Hopefully they're comfortable with that. Then what you would do is you would take your rubber reflex hammer or your ruler if you have it, locate your patellar tendon with your other fingers, and then after you locate it, put your hammer rested against it, and then tap. While you're tapping, you would look at the movement of the leg. It should be forward or back. Make sure you note any motion, whether it's a slight motion forward, slight motion backward, etc. After you've done that, you would test on the side of the knee, the same thing, tapping, noting any movement. Same thing on the other side, making sure that you note any movement of the leg forward. You do that a total of 3 times in 3 different areas, noting the motion. That's the patellar reflex. ओके, सो आय होप तुम्हाला समजलं असेल परत एकदा बघून. आणि डोंट वरी, मी पीपीटी पण शेअर करेल, आणि मॅडम तर तुमच्या तिथे जवळच राहतात, परत जाऊन प्ले करून बघा तुम्ही. ठीक है, पीपीटी आई विल शेयर पीपीटी, सो आप देख लेना वापस अगर आपको मतलब देखना है ये वाला. ठीक है, सो अभी हम मूव करते हैं रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव केयर. रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव इसको हम आरएमसी भी बोलते हैं. ठीक है, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ना. हाँ, सो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं अगेन, जो भी फॉक्सी का क्वेश्चन पेपर है. तो इसमें 3 सब स्टैंडर्ड है और 4 वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है. सबसे पहले है कि बर्थ कंपेनियन अलाउ करते हो कि नहीं. अगर आप बर्थ कंपेनियन अलाउ नहीं करते हो तो आपका मार्क कट जाएगा वहां पे. ठीक है, या फिर अब आप ऐसे बोलते हो कि नहीं हम लोग किसी को नहीं अलाउ करते हो. यहाँ पे ऐसे है कि इट्स नॉट मतलब कि अगर पेशेंट को नहीं चाहिए, अगर लेडी को नहीं चाहिए तो मत अलाउ करो, बट उसको चाहिए और आप मना कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ठीक है, तो उसको चाहिए तो अगर आपने ऐसे जवाब दिया कि उसको चाहिए तो हम लोग अलाउ करते हैं, तो यस यू आर ओके, मतलब आपको वो मार्क नहीं आपका वो मार्क नहीं कटेगा, आपको वो मिल जाएगा. ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि treat pregnant woman and her companion cordially, respectfully, ensure privacy and confidentiality for. ठीक है, तो इसमें ये है कि आपको क्या करना है, उसको पहले तो आदर से बात करना है, रिस्पेक्ट से बात करना है. ऐसे नहीं कि चिल्लाना है या फिर बाकी चीजें करनी है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे होता है, चिल्लाते हैं, मारते हैं पेशेंट को, फिजिकल अब्यूज होता है, या फिर ऐसा भी होता है कि हम लोग ही खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अभी जैसे मैंने बोला है कि यूटेरोटॉनिक सभी को नहीं देना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे कि नॉर्मली करने के लिए उसको एनकरेज करते टाइम आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आप उसको बोलते हो
काय ग तुला समजत नाही का, दुसरी वेळ आहे तुझी, दुसरी खेप आहे, काय समजत नाही का तुला, तू नीट पुश कर, हे कर ते कर, वगैरह वगैरह वगैरह, असं थोड़ा सा अपन इस लैंग्वेज में बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एग्रेसिवली बात करते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, आप कितना भी आपका मतलब ये आपको कूल रहना है, ठीक है, और उससे आदर से बात करना है। इसका फायदा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके साथ आपको प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। उसकी प्राइवेसी में आपको कर्टन्स लगा के रखनी चाहिए, मैंने पहले भी बोला था। उसको होल्ड टाइल यूज करना चाहिए उसके प्राइवेट पार्ट ढकने के लिए, जब भी आप एग्जामिनेशन करो या फिर डिलीवरी भी कंडक्ट करो, ठीक है। उसके साथ आप जो बर्थ कंपेनियन अलाउ करते हो उससे भी कॉर्डियली बात करना है। ऐसे नहीं कि उसको अलाउ किया है तो वो आपके बर्डन, आप पे बर्डन है ऐसा उसको दिखाओ कि चलो अलाउ करने के लिए बोला है मानने वालों ने तो ऐसे ही आपको अलाउ कर दिया है वगैरह वगैरह। उससे भी बात करते रहो, उसको भी डेंजर साइंस के बारे में समझाओ, ताकि जब वो साथ में रहे उसके तो उसको आकड़ी वगैरह आने लगे तो आपको वो तुरंत बता दे, ठीक है। आप अगर मल्टीपल पेशेंट अटेंड कर रहे हो, लेबर रूम में आपके पास 3 लेबर टेबल है और 3 एट अ टाइम पेशेंट है, तो वो आपको आपका एक कन्वे का मतलब कन्वेनर रहेगा कि आपको बताएगा वो कि क्या उसको हो रहा है, नॉर्मल है कि नहीं वगैरह, या फिर सलाइन कोई ड्रिप लगाया है तो वो खत्म आने आया है, या फिर आपको मदद करेगा वो बाकी चीजें करने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है। और डेंजर साइंस के बारे में दोनों को समझाना है, मदर को भी बताना है और उसके कंपेनियन को भी बताना है, बर्थ कंपेनियन जो उसको भी बताना है कि क्या क्या अगर ऐसा कुछ होने लगे, जैसे कि आकड़ी आने लगे, चक्कर चक्कर करने लगे, या फिर फीवर आने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, हेमरेज होने लगे, ये सारी चीजें अगर होने लगे तो तुरंत से सिस्टर से बात करनी है और उनको बताना है कि क्या हो रहा है उसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो एक स्टेटिस्टिक्स मतलब रिसर्च ये कहता है कि आप अगर ऐसे कॉर्डियल ट्रीटमेंट देते हो, होमली एनवायरनमेंट देते हो उसको, अभी हम उसके घर के तो नहीं है, लेकिन हम लोग अपना ट्राई कर सकते हैं कि हम होमली एनवायरनमेंट क्रिएट करें हॉस्पिटल में। अगर हॉस्पिटल में होमली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो आप, तो एक हार्मोन रहता है जो आप लोग को प्रेगनेंसी में बहुत नेसेसरी है, जो है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हैप्पी हार्मोन जो है वो ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगता है अगर वो मतलब रिस्पेक्टेड फील करती है या फिर घर के जैसा फील करती है तो, ठीक है। तो अगर वैसा होता है तो ऑक्सीटोसिन नेचुरली रिलीज होने लगता है, आपको ऊपर से देना नहीं पड़ता। प्लस उसके साथ क्या क्या होता है देखो, प्रोलॉन्ग लेबर के चांसेस कम हो जाते हैं 95% तक, एपिजेटोमी के चांसेस कम हो जाते हैं, सिजेरियन सेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं 20% से। उसके बाद हॉस्पिटल स्टे वाला जो प्रकार है वो 39% से कम हो जाता है। न्यूबॉर्न सेप्सिस का चांसेस 55% से कम हो जाता है। ये रिसर्च कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये रिसर्च कहता है, ओवरऑल जो ग्लोबली रिसर्च हुआ है कि आप कॉर्डियल ट्रीटमेंट अगर देते हो तो क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कम हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ नेक्स्ट स्लाइड, ये भी बता दिया मैंने, ये एक पोस्टर्स है वैसे आप एक, ठीक है। सो इसमें कंपोनेंट क्या क्या है, ये स्लाइड में देखो आप, इसमें कंपोनेंट क्या क्या है रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव केयर में। सो रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर में सबसे पहले तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है डिग्निफाइड केयर, डिग्निटी, डिग्निटी मतलब हम लोग आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब जो भी हो whatever कि उसका सिनारियो जो भी हो, लेकिन हम लोग उसको उससे आदर आदर से ही बात कर रहे हैं। चाहे वो घर से कुछ मिस्टेक करके आए हो, लेकिन वो फिर भी आप अच्छे से उसको समझाओ कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, अभी चलो हम लोग आप हॉस्पिटल में पहुंचे हो तो हम लोग इसको रेक्टिफाई करते, ठीक है। उसके बाद दूसरा राइट में दिख रहा है आपको कंसेंटेड केयर। कंसेंटेड का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी आप प्रोसीजर करते हो तो वर्बल कंसेंट लेना है, कोई भी प्रोसीजर मैटरनिटी के बारे में, लेकिन कोई भी आप जनरली भी आप कोई प्रोसीजर करते हो तो इट इज रिक्वायर्ड टू हैव वर्बल कंसेंट एवरी टाइम। आप नर्सेस हो तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो गायनेक ऑब्स्टेट्रिशियन छोड़ के, तो देन कंसेंटेड केयर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कंसेंट का क्या है कि वर्बल कंसेंट जहाँ पे लेना है वहाँ पे वर्बल ले लो, लेकिन रिटर्न कंसेंट भी जरूरी रहता है किसी किसी चीजों में, जैसे कि डिलीवरी आप जब कंडक्ट कर रहे हो या फिर सिजेरियन में ले रहे हो, तो वहां पे ये भी लेना जरूरी है, रिटर्न कंसेंट साइन के साथ। उसमें रिलेटिव का भी रहेगा और पेशेंट का भी रहेगा। पेशेंट अगर कंडीशन में नहीं है तो सिर्फ रिलेटिव का रहेगा। अभी लेफ्ट साइड में एक देख रहे हो, नो अब्यूज एट रिलेटेड टू कॉस्ट। नो अब्यूज रिलेटेड टू कॉस्ट मतलब जैसे कोई पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है
ठीक है, अफोर्डिंग नहीं है तो अफोर्डिंग मतलब जैसे कि आपका यहाँ पे 30,000 आप लेते हो नॉर्मल डिलीवरी का, ठीक है, तो उसके पास सिर्फ 30,000 ही है, उसके ऊपर थोड़ा जो भी ऊपर होता है मेडिसिन का वगैरह या फिर जो भी है वो नहीं है। तो उस पे ऐसा बायस नहीं होना है कि जो BMW से आता है पेशेंट और जो रिक्शा से आता है उसमें ऐसा नहीं करना है, पार्शलिटी नहीं करना है उनके केयर में, उनको सेम देना है जो भी है। हॉस्पिटल बिलिंग का वगैरह वो देख लेंगे जो भी है, वहां पे कुछ डिस्काउंट करना है या फिर क्या करना है, बट देन केयर के टाइम आपको अब्यूज नहीं करना है उनको, या फिर बताना नहीं आपने तो पैसा नहीं भरा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, हम लोग ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, वैसे ठीक है। एज अ नर्स आपको वैसे रहना है, कॉर्डियल रहना है। फिजिकल और वर्बल अब्यूज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसको मारना नहीं है या फिर वर्बली भी अब्यूज नहीं करना है, गालियां नहीं देनी है वगैरह वगैरह जो भी है। इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में बता दिया, और प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। अभी प्राइवेसी तो आपने मेंटेन कर लिया, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि गुप्तता रखना है, कोई भी चीज हो गुप्तता रखना है, ठीक है। गुप्तता मतलब क्या, किस चीज का, कि जैसे कोई इक्लामशिया सी माइल्ड प्री इक्लामशिया वाली पेशेंट है तो आपको सबको बताते नहीं फिरना है ये इक्लामशिया है, फिर HIV पॉजिटिव है, HB हेपेटाइटिस B है, ये भी सारी चीजें एक्सपोज नहीं करनी, मतलब डिस्क्लोज नहीं करनी है, उसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। या फिर नॉर्मल चीजें भी हो, ट्विंस भी हो तो भी उसको नहीं है ना, मतलब ये वो नहीं चाहे आपको पता चले, तो देन यू शुड नॉट डिस्क्लोज दैट, मतलब उसको चाहे चाहे ना चाहे आप तीसरे पर्सन को कोई बताए नहीं। या फिर जैसे लड़का हुआ लड़की हुई, आप कॉरिडोर में जाके चिल्लाओगे नहीं कि लड़का हुआ है लड़का हुआ है लड़की हुई है, जो भी है वो भी कॉन्फिडेंशियली रखो, उनके उनके रिलेटिव्स को बताओ, जरूर बताओ, लेकिन बाकी लोगों को बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ ठीक है, आई थिंक ये भी मैंने बता दिया, बर्थ कंपेनियन ने क्या क्या करना चाहिए। सो बर्थ कंपेनियन जो है वो वो कोई भी रह सकता है, ये आप नहीं डिसाइड करोगे कि कौन, मतलब किसी किसी हॉस्पिटल में एक सेट पैटर्न है, नहीं सासू माँ को अलाउ करते हैं या फिर ये, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बर्थ कंपेनियन वाला इम्पोर्टेंस कि उसको जो चाहिए वो अगर आपने अलाउ किया तो वो सिक्योर फील करेगी। जैसे उसका सासू माँ के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, ननंद के साथ अच्छा बॉन्डिंग है, तो वो ननंद को बोलेगी, तो आप बोलोगे नहीं हम लोग तो सासू माँ को अलाउ करते हैं, या फिर ऐसे। तो वैसा नहीं करना है, आप उस वो फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि जिसको भी उसको चाहिए, वो मतलब जिसके साथ वो सिक्योर फील करे। तो उसको, हम लोग तो उसके घर के हैं नहीं, तो वो होमली कैसे फील करेगी अगर वो किसी के साथ अच्छा उसका बॉन्डिंग है, वो अगर साथ में नहीं रहेगा तो, वो अगर साथ में रहेगा तो वो होमली फील करेगी, और होमली एनवायरनमेंट मिलेगा उसको तो ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होगा, बाकी सारी चीजें भी, रिस्क रिस्क वाली चीजें है वो बहुत कम हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए बर्थ कंपेनियन आपको मतलब अलाउ करते टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बंदा उसको चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस क्या है जो जो है वहां पे, उनमें से कौन, तो उसको चाहे वो मेल रहे, इट्स फाइन, आप मेल को भी अलाउ कर सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है। सिर्फ आप मल्टीपल पेशेंट ले रहे हो लेबर रूम में, तो आप इंश्योर करो कि आपके कर्टन्स वगैरह लगे रहे, और आप उनको भी बता दो कि दूसरा पेशेंट भी है, तो आप सिर्फ यहाँ पे खड़े रहे, आप कहीं यहाँ से कहीं मतलब बाजू के इसमें ना चले जाए, ताकि उनका भी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरा मेल है तो, फीमेल है तो चलो ठीक है कुछ इशू नहीं है, लेकिन मेल है तो उनका भी प्राइवेसी इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको वो मेक श्योर करना है, ठीक है। तो यही है रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव केयर के बारे में। रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव केयर का मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो आपको सीधा सीधा बाकी स्टैंडर्ड्स पे जब आप आंसर कर रहे हो ना तभी आपको जज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें है, ठीक है। सो ये डेंजर साइंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। पोस्टमार्टम केयर में भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यही है डेंजर साइंस, जब बच्चा डिलीवर नहीं हुआ है तब तक मदर में, और बच्चा डिलीवर होने के जाने के बाद बच्चे में भी। आप एक बार बाय हार्ट कर लो ये चीजें, क्योंकि डेंजर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगा लो कहीं पे, ऐसे चिपका लो, आप जहाँ पे बैठते हो ना, नर्सिंग स्टेशन है आपका, वहाँ पे चिपका लो ये, ताकि आपको याद रहे, आप वापिस वापिस पढ़ते रहे उसको, ठीक है।
तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। आला सो दैट्स इट। जो रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव केयर में ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं, आपको सिर्फ चीजें प्रैक्टिस में लानी है। प्रैक्टिस में अगर आप लाओगे 1-2 महीने में, तो आपको वो आंसर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको मतलब वो बताने की जरूरत भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो यही है, मतलब नॉट नॉट सो डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल्सो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है आरएमसी में, रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव केयर में पूछना है? कोणाला काही विचारायचं आहे का? हॅलो. हाँ बोला. हा बोला. हा सर पीपीटी पाठवा हा प्लीज. हा पीपीटी तर पाठवेलच मी, टेन्शन नका घेऊ, याची रेकॉर्डिंग पण पाठवेल मी, परत एकदा ओके. बघून घ्या तुम्ही. ओके ठीक आहे, ओके थँक्यू सर. मे बी आज नाही पाठवणार, संडे पर्यंत पाठवेल दोन्ही याच्या, कारण की थोडा लाईटचा इश्यू आहे. ओके सर. ओके सर. चालेल. थँक्यू मॅडम. थँक्यू सर. थँक्यू सर. अरे संपलं Yes. का? आधीच हो, का yes. तुम्ही म्हणतायत? थँक्यू आलं मॅडम म्हणून. हा बरोबर. आम्ही म्हणतोय तुम्हाला थँक्यू, तुम्ही नंतर म्हणा. हो. मी स्लाइड काढते, मला जरा बोलायचंय. हा ओके थँक्यू मॅम. No, थँक्यू no. सो मच. थँक्यू सर. अरे थांबा, थँक्यू म्हणू नका, मला बोलायचंय. मॅडमला बोलायचंय तुमच्याशी काहीतरी, तर त्यांना बोलू बरं, द्या. मी दिसते ना तुम्हाला? तर मला तुम्हाला असं सांगायचं आहे की हे सेशन खूप फास्ट होत चाललेलं आहे आणि तुम्ही काही जण म्हणजे येताय, अटेंडन्स आहे, पण काही तुमचं मिस होतंय. ओके, तर तुम्हाला ते म्हणजे अटेंड करायला उशीर होतोय. ओके, तो अभी అయిపోగానే నాకు ఫోన్ చేయనంటు तो అట్లా కాదే मैं आपको बताना ఫస్ట్ है, కొంచెం పైనుంచి కిందికి అనాలి मैं आपको बताती అట్లా हूँ. हेलो, అట్లా అంటే చాలు చాలు మసాలా వేయకి ఇక तो मुझे आपको सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि है ना, गुप्ते हॉस्पिटल गेलं तरी चालेल. कम ऑन, गुप्ते हॉस्पिटल लीव द నీకు అన్నం పెట్టడం రావట్లేదు సంధ్య गुप्ते हॉस्पिटल लीव द मीटिंग. ఇట్లా అనాలి ఫస్ట్ हाँ, मुझे आप इतना सबको बताना है कि ये बहुत ही हरेली हो रहा है और आपको కలర్ అట్లనే రావాలన్నట్టు हिमा, आपको आप म्यूट करो. हाँ, तर मला तुम्हाला हिमाला सांगितलेले आहे मी, तर तुम्हाला आता मराठीत सांगते की तुम्हाला सगळे तुम्ही अटेंड केलेलं नाहीये. तर मला जी कोणी बाई इन्चार्ज आहे, ओके, कल्याणी म्हणा किंवा शीतल, ऋतिका, ज्या कोणी मी इन्चार्ज केलेल्या आहेत, त्यांना कोणचा सुटेबल टाइम आहे तो सांगावा. त्यांना आता 1 तारखेनंतर आपण 3 हॉस्पिटल्स एकत्र घेऊन तुम्हाला मराठीत शिकवतो आणि केयर हॉस्पिटल को हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे. तो केयर हॉस्पिटल का अलग सा ट्रेनिंग होगा और आप जो अभी 3 रहेंगे, हाँ, टोटल 10 आहेत, तर केअर गेल्यावर 9 उरतात. तर मी 3चं करेल, तर तुम्हाला डे आणि टायमिंग सांगा. भांडण मारामारी झाली तर मी सॉल्व्ह करते, पण मला तुम्ही सगळा स्टाफ अटेंड करायला हवंय. मंजित सरांना आणि मला वेळ नाहीये. हा, तर आम्ही तुमच्यासाठी परत वेळ देणार नाही. हे जर तुमच्याकडनं आलं तर इट विल बी वेलकमिंग आणि आम्ही ते हॅपीली करू, कारण आम्हाला दुसरे पण असतात. मागच्या बॅचची आम्हाला परीक्षा घ्यायची, अजून रिव्हिजन घ्यायचंय, शिवाय तुमचं रिव्हिजन घ्यायचंय, तुमची असेसमेंट घ्यायची आहे. त्यामुळे तुम्ही मला पटापटा कळवा. ओके, उद्या तुमचं लास्ट लेक्चर असेल, मंगळवारी तुमची रिव्हिजन असेल, तर रिव्हिजनच्या दिवशी जर तुम्ही मला डिस्कस करून सांगितलं की आम्हाला समजा 5 तारखेला जमणार आहे दुपारी 3 वाजता, आम्ही सगळे येऊ. नाही, आम्हाला सकाळी 11ला जमणार आहे, पण आम्ही सगळे येऊ. नाही, आम्हाला रविवारी रात्री पहाटे 12 वाजता हवंय, आम्ही येऊ, तर आम्ही रात्री 12 वाजता पण घेऊ, पण सगळे आम्हाला स्टाफ पाहिजे. ओके, प्रमोदिनी हसू नको, हे आम्ही खरं बोलतोय. तर आम्हाला सांगायचं कारण असं आहे कि मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी सिस्टर,
बात समझ में आ रहा है? यू आर फ्रॉम केयर? आर यू विच हॉस्पिटल मेरी? मेरी विच हॉस्पिटल? अग्रवाल विच हॉस्पिटल मेरी? अग्रवाल अग्रवाल अग्रवाल, हाँ। तर अग्रवाल, दोनों अग्रवाल आप एक साथ बैठो और हमको बताओ कि आपको कौन सा टाइम सुटेबल है। हम 3 हॉस्पिटल एक साथ लेंगे, 3 3 3 करके 9 होंगे, और एक हमारा केयर होगा, वो अलग से लेंगे। अगर हिंदी में बात, किसी किसी को हिंदी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम मराठी में, बाकी सब महाराष्ट्र के हैं तो हम उनका सेशन मराठी में लेंगे। तो आप सब एक साथ आ जाओ और हमको बताओ कौन से 3 हॉस्पिटल को कौन से दिन को चाहिए। वी विल टेक अ रिपीट सेशन इन मराठी, लेकिन वो एक ही दिन होगा और उसमें सब सेशंस हम लेंगे। तो वो लिटिल थोड़ा सा फास्ट होगा, 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का भी हो सकता है। तो आपको एक दिन सिलेक्ट करना है और हमको बताना है। बात समझ में आई? हाँ मैम। इज इट करेक्ट? ओके। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बताओ, और आपको अगर नहीं चाहिए रिवीजन तो भी बताओ, हम आपको डायरेक्ट एग्जाम को भेज देंगे। अगर आपको सबको पता चला है तो, नहीं तो डायरेक्ट हम भेजेंगे जिसको जिसको रिवीजन नहीं चाहिए। ओके, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार अगर आपने सुना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैं आपका एक एग्जामिनर बुला के एक मॉक टेस्ट लूंगी। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? जैसा 10वीं में रहता है फाइनल एग्जाम और प्रीलिम। प्रीलिम का मतलब क्या होता है कि हमारी एग्जाम कैसी होगी, फाइनल एग्जाम, वो हमको प्रीलिम में समझता है। तो हम आपको मॉक टेस्ट के लिए मैं एग्जामिनर को अपॉइंटमेंट दूंगी, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगस्त 2nd वीक तक। ठीक है? तो अगस्त 1st वीक में हम आपका रिवीजन लेंगे, अगस्त 2nd को मॉक एग्जाम लेंगे। ओके, बाय। ओके मैम। ओके बाय। अभी बोलो, सब बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय, थैंक यू Bye, मंजीत thank you, सर, madam. मंजीत सर थैंक यू। Thank you, थैंक madam. यू बाय बाय थैंक यू रुचिता, Thank you. थैंक यू कल्याणी, Thank you, madam. Thank you. थैंक यू मैरी। फिर कौन है? थैंक यू शीतल, शीतल बारेला, वेरी गुड। श्रद्धा मैडम थैंक यू, Thank you. प्रिया थँक यू। नंतर कोण आहे? सगळ्यांना थँक्यू। कल्याणी सिस्टर थँक्यू। कल्याणी सिस्टर टायमिंग सांगा बरं का मला। मातृत्व हो, timing मॅडम. सांगा। कृष्णा, प्रिया, तुम्हाला प्रॉब्लेम येतो नेहमी, तुम्ही सांगा टायमिंग। कोणीच नाही कृष्णामध्ये। ओके बाय, लीव द मीटिंग एंड Thank you, madam. Thank you, madam. बाय, थँक्यू सर। Bye.